जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मैथ्स विद फन बाय R&C यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के भारतीय भवन मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर के पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो है आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को लिए एक शानदार सा मोटिवेशनल लाइन लेकर के आया हूँ, तो सुनिएगा। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण चूम के देख लेना, कभी माँ के चरण चूम के देख लेना, कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है मरने में यारो, कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना। तो चलिए, इस प्यारे से मोटिवेशनल लाइन के बाद हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह से जिस संख्या का निर्माण होता है वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 4/5 है, तो आप लोग जानते हैं कि जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा है √10। √10 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहला परिमेय हो गया, दूसरा अपरिमेय है। फिर देखिए तीसरा √7 है। फिर चौथा देखिएगा 6/9 है, यानी कि परिमेय के रूप में है। यानी कुल परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या के रूप में आता है। इत्यादि बहुत सारा भी एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो हम बारी बारी से समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या हो। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग भी पढ़े होंगे 7th-8th क्लास में कि पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए, P तथा Q पूर्णांक संख्या हो एवं Q ≠ 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, 4/5। अब देखिए इसमें 4 भी जो है हमारा पूर्णांक है और 5 भी हमारा पूर्णांक है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों 6/7 है, यानी कि 6 भी पूर्णांक है और 7 भी क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों 0/1 है, यानी कि 0 क्या है? पूर्णांक है और 1 भी हमारा पूर्णांक है। तो कहीं भी अगर 0 दे दे तो 0 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अब देखिए दोस्तों 10/7, यानी कि 10 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सुने होंगे पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर दे देखिए 10/0, तो ये कैसी संख्या होगा? तो यह हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Q का मान क्या है? 0 के बराबर है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। तब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में √3। तो √3 को हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √5, तो √5 को भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों √7। तो √7 जो है इसको भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए √10/7, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और जैसे देखिए दोस्तों, आप लोगों को परिमेय संख्या बताए थे कि 22/7 जो है परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, नोट में करके लिखे हैं आप लोगों के लिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत आवर्ती होता है। अब देखिए, शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है,
आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे शुरुआत में ही कि शांत और अशांत के बारे में। तो देखिए शांत क्या होता है, वैसा दशमलव प्रसार जो कुछ दशमलव के बाद यानी कि जिसका भाग पूर्णतः लग जाए, पूर्णतः कट जाए, उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और देखिए एक होता है अशांत आवर्ती, ठीक है। तो अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है कि वैसा दशमलव प्रसार जो एक निश्चित मतलब कि दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम के बाद अपना संख्या जो है पुनः दोहराता है, उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। अब देखिए शांत का एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को, जैसे 123 अब बटे 125 हम लिख देंगे। तो 125 जो है हम भाग करेंगे 123 में, तो हमारा ये कट जाएगा 0.984, यानी कि क्या हो गया, पूरा पूरा ये कट गया। तो इसी को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन इसी तरह अगर दे दे 11/3 दे दे, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 3.666, यानी कि 6 आते जाएगा, यानी कि 6 पे क्या हो जाएगा, हमारा रेकरिंग हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 3.6, यानी कि क्या कर रहा है, एक संख्या जो है पुनः बार बार दोहरा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती। चलिए दोस्तों, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो अब देखिए दोस्तों, अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो अशांत अनावर्ती का अर्थ होता है कि दशमलव के बाद इसका कोई फिक्स नहीं रहता, यानी कि ये कोई अंक बाद दोहराता नहीं है, यह यानी कि ये कोई भी संख्या कभी भी आ सकता है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि √3, तो √3 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1.73205008, यानी कि ऐसा ही डैश 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 करके आएगा, यानी कि दशमलव के बाद इसका ना कोई एक संख्या रिपीट करता है ना पूर्णतः ये कटेगा, यानी कि कोई भी संख्या कभी भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, उसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। चलिए दोस्तों, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किसे कहते हैं, तो एल्गोरिदम जो है एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने का चरणबद्ध प्रक्रिया, यानी कि चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, यानी कि एक लगातार प्रक्रिया है। चरणबद्ध प्रक्रिया यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट है प्रमेयिका या लेमा। तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इसके आगे फिर हम देखते हैं टॉपिक यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम, यानी कि दोनों को एक ही बोलते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा बोले तो या भाग एल्गोरिथम बोले तो दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि ए और बी, आप लोगों को पहले बता चुके हैं पूर्णांक का मतलब कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें कह रहा है केवल धनात्मक पूर्णांक यानी कि जितना भी पॉजिटिव संख्या होगा उसको कह रहा है कि ए और बी के लिए एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक, यानी कि अद्वितीय यानी कि इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो एक अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं जहाँ पे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ जीरो जो है आर से क्या होता है, बराबर, या आर जो है जीरो से बड़ा होता है लेकिन बी से छोटा होता है। चलिए दोस्तों, तब देखिएगा यहाँ पे क्यू क्या है और आर क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो क्यू जो है भागफल है और आर जो है शेषफल है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे इस फॉर्मूला को कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आ प्लस शेषफल, इसको आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो चलिए पहले हम इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे हम ले लिए हैं 36, अब बी का मान ले लिए हैं 5। तो अब आप देखिए दोस्तों, 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि 36 आएगा या 36 से कम आएगा। तो 5 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 5 सते 35, यानी कि 36 से कम आएगा। तो 5 सते 35 अब प्लस 1 कर दिए, यानी कि ए का मान हमारा है 36, बी का मान है 5, क्यू का मान है 7, आर का मान है 1। तो चलिए दोस्तों, इतना देख लिए। अब इसके बाद में इसके कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे का नियम देखते हैं आपका। तो प्रत्येक जो है आर जो है बी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि आर हमेशा बी से छोटा होगा, अर्थात शेषफल भाजक से
कम होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से कम ही होता है। यानी कि हम एग्जाम्पल जो लिए थे 36 = 5 × 7 + 1 में a का मान 36 और b के मान 5 होने पर q का मान 7 और r का मान 1 ही होगा, अन्य कुछ नहीं होगा। यानी कि हमको अगर 36 यहाँ पे काटना है तो 7 से ही गुना करेंगे, इससे अलावा कोई और संख्या से हम गुना नहीं कर सकते हैं। यानी कि अर्थात q और r क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय यानी कि इसके अलावा कोई नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं 3 नंबर। यूक्लिड के भाग लेमा को ही प्रायः भाग एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि दोनों नाम सेम ही है, भाग लेमा बोले या भाग एल्गोरिथम बोले, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिथम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो समझते हैं ये क्या होता है। दो धन पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे यूक्लिड का एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। यानी कि क्या है, एक महत्तम समावर्तक निकालने का क्या है, एक नियम है, ठीक है ना। जैसे बचपन में हम लोग महत्तम समावर्तक जैसे भाग विधि से निकालते थे, तो ये एक थोड़ा अलग विधि है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि, ठीक है। तो चलिए 867 और 255 का महत्तम समावर्तक हम ज्ञात करके आप लोग को बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से a = bq + r, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा जो है आप लोगों को पहले ही बताया है इसके बारे में, जहाँ जीरो जो है हमेशा क्या होगा, r के बराबर होगा, या जीरो जो है r से, यानी कि जीरो से हमेशा r क्या होगा, बड़ा होगा, और b से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे अब देखेंगे हम कि 867 को हम 255 में कितना से गुना करें कि लगभग 867 आ जाए या इससे कुछ कम आ जाए। तो देखिए हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा जो है इसके करीब में पहुँच जाएंगे, और यानी कि 3 से हम गुना करेंगे और 102 जोड़ेंगे तो हमारा 867 आ जाएगा, ठीक है। तो 255 × 3 आप प्लस 102 करेंगे तो हमारा 867 आ जाएगा। 102 क्या है हमारा, इसमें शेषफल हो गया, ठीक है। और 3 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 3 जो है q का मान हो गया, और r का मान कितना आ गया, 102 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा b था उसको अगले स्टेप में हम a के जगह पे लेके चले। आप लोग देख रहे हैं कि b के जगह पे क्या है, 255 है, लेकिन अगले स्टेप में b के जगह b को a के जगह पे लाकर रख दिए, और जो हमारा r था उसको हम लाकर रख दिए b के जगह पे, ठीक है। तो फिर b के जगह पे हमारा हो गया 102 और a के जगह पे हो गया 255। तो 255 के पास करीब लाने के लिए 102 में कितना से गुना करेंगे, तो 102 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो लगभग 255 के करीब पहुंचेगा, यानी कि 204 हो जाएगा। आप प्लस 51 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो चलिए फिर जैसे कि पिछले स्टेप में हम क्या किए हैं, b को हम a के जगह पे लेके चले हैं, इसमें भी क्या करेंगे, b को a के जगह पे लेके चले आएंगे, यानी कि 102 इसमें b है तो इसमें a के तौर पे क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। अब 51 जो है शेषफल हमारा इसमें आया है, शेषफल को हम b के जगह पे लेके चले आएंगे, तो 51 में हम कितना से गुना करेंगे कि 102 आएगा। तो 51 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो शेषफल हमारा 0 आएगा, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ गया। अतः अंतिम अशून्य शेष 51 है, यानी कि अंतिम जो है अशून्य शेष हमारा कितना आ रहा था, 51 आ रहा था। जो अंतिम अशून्य शेष आएगा वही हमारा क्या होता है, मसा होता है। तो चलिए एक नोट में पॉइंट है जिसके बारे में देखेंगे कि अंतिम अशून्य शेष यानी अथवा जब शेष 0 आता है तो उस चरण का भाजक मसा होता है, ठीक है ना। यानी कि जब अंतिम जो हमारा शेषफल जो आ जाएगा, शून्य जब आ जाएगा, तब हमारा उसी को, उस चरण को भाजक क्यों क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।